अपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम की यात्रा पर। हमारे सहयोगी उत्पल ने बीते सप्ताह या हाल ही में इन क्षेत्रों में हुई गतिविधियों को लेकर एक संकलित रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की कीवी के बारे में, मणिपुर की लोकटक झील के कमल के फूल की चाय के बारे में और साथ ही मिजोरम में मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन के विकास के बारे में। तो आइए ये संकलित रिपोर्ट सुनवाते हैं आपको। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में अरुणाचल कीवी द यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक एक नई मिशन योजना की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश को भारत में उच्च गुणवत्ता वाली ऑर्गेनिक कीवी का प्रमुख उत्पादक बनाना और इसकी वैश्विक बाजारों में निर्यात क्षमता बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, किसान, उद्यमी और किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस परियोजना का बजट लगभग 167 करोड़ रुपए है। इसका नेतृत्व पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय कर रहा है। इस मिशन को नाबार्ड, एपीडा, ICAR और कई निजी कंपनियों का भी सहयोग प्राप्त है। मिशन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख कीवी उत्पादक क्षेत्रों जैसे जीरो वैली, दिरांग, कालाकतांग, शी योमी और दिबांग वैली में 6 विशेष कीवी विकास केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों के लिए भंडारण सुविधाएं, कोल्ड चेन नेटवर्क, प्रसंस्करण इकाइयां, ब्रांडिंग और निर्यात व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये मिशन किसानों की उन समस्याओं को दूर करेगा जिनमें कम कीमत मिलना और फलों का जल्दी खराब हो जाना शामिल है। वर्तमान में कई किसानों को खराब भंडारण सुविधाओं के कारण फसल कटाई के केवल 7 से 10 दिनों के भीतर अपनी कीवी बेचनी पड़ती है। नई योजना का लक्ष्य फलों की भंडारण अवधि बढ़ाना और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना है। मिशन के शुभारंभ के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसानों को खेती की पूरी प्रक्रिया का लाभ मिले, यानी खेत से थाली तक, फार्म टू फोर्क। उन्होंने बताया कि ब्रांड नॉर्थ ईस्ट अभियान के तहत पूर्वोत्तर के हर राज्य को उसके एक विशेष उत्पाद के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मिजोरम का अदरक, नागालैंड की कॉफी, मेघालय की लाकाडोंग हल्दी और अब अरुणाचल प्रदेश की ऑर्गेनिक कीवी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश भारत की कुल कीवी उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा पैदा करता है। इसके बावजूद यहाँ के किसानों को अक्सर बाजार में मिलने वाली आयातित कीवी की तुलना में कम कीमत मिलती है। इसलिए ये मिशन मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, बेहतर विपणन और सीधे बाजार तक पहुंच पर विशेष ध्यान देगा ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। सरकार अरुणाचल ऑर्गेनिक कीवी नाम से एक विशेष ब्रांड भी विकसित करेगी। इसे व्यापार मेलों, विज्ञापनों और पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा। साथ ही विशेष QR कोड वाली पैकेजिंग तैयार की जाएगी जिससे ग्राहक ये जान सकेंगे कि कीवी किस किसान द्वारा उगाई गई है। इस मिशन का एक और बड़ा लाभ ये है कि अरुणाचल प्रदेश में कीवी की फसल नवंबर से जनवरी के बीच तैयार होती है। ये समय न्यूजीलैंड में कीवी के ऑफ सीजन का होता है। इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप जैसे बाजारों में निर्यात के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि कीवी की खेती अरुणाचल प्रदेश के किसानों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुकी है। ये पारंपरिक झूम खेती का एक बेहतर विकल्प भी साबित हो रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस मिशन को सफल बनाने के लिए हर संभव सहायता करेगी। सरकार का मानना है कि ये पहल रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करेगी, किसानों की आमदनी बढ़ाएगी और युवाओं को कीवी खेती तथा प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस तरह अरुणाचल कीवी मिशन केवल एक कृषि परियोजना नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने और पूर्वोत्तर भारत की आर्थिक प्रगति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशाल शर्मा, पूर्वोत्तर डायरी। मणिपुर और पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए गर्व की बात है कि लोकटक झील से बनने वाली विशेष गुलाबी डिब्बे वाली कमल चाय लोटस टी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। यह चाय तब चर्चा में आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन को आधिकारिक मुलाकात के दौरान यह चाय उपहार में दी। यह चाय लोकटक झील के पास चलाए जा रहे सनाजिंग सनाथंबल पहल के तहत बनाई जाती है। इसे झील में प्राकृतिक रूप से उगने वाले कमल के पौधों से तैयार किया जाता है। यह चाय मणिपुर की संस्कृति, प्रकृति और पारंपरिक ज्ञान का प्रतीक है। साथ ही यह महिलाओं को सशक्तिकरण और पर्यावरण अनुकूल व्यवसाय को भी बढ़ावा देती है। इस पहल का नेतृत्व वनस्पति वैज्ञानिक विजया शांति तोंग ब्राम कर रही हैं। उनके काम की सराहना पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कर चुके हैं। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उनके प्रयासों की प्रशंसा की थी। मन की बात के 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने विजया शांति लोंगब्राम से सीधे बातचीत भी की थी। विजया शांति लोंगब्राम भारत की पहली ऐसी महिला मानी जाती हैं जिन्होंने कमल के डंठलों से रेशा बनाना शुरू किया। इस रेशे से वे स्कार्फ, स्टॉल, मफलर और नेकटाई जैसे उत्पाद प्राकृतिक रंगों के साथ तैयार करती हैं। बाद में उन्होंने कमल के औषधीय गुणों के बारे में जानकर कमल की चाय बनानी भी शुरू की। उन्होंने देखा कि कमल के डंठल आमतौर पर बेकार समझकर फेंक दिए जाते हैं। इसी वजह से उन्होंने इनका उपयोग करने के नए और पर्यावरण के अनुकूल तरीके खोजने का फैसला किया। वर्ष 2017 के आसपास उन्होंने कमल से जुड़े उत्पादों पर प्रयोग शुरू किए और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से उद्यमिता का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। इस परियोजना से जुड़े लोगों का कहना है कि चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि लोकटक झील के आसपास रहने वाले लोगों की संस्कृति, परंपराओं और मेहनत की पहचान है। उन्हें गर्व है कि मणिपुर का यह स्थानीय उत्पाद अब दुनिया भर में पहचान बना रहा है। यह चाय पूरी तरह प्राकृतिक और रसायन मुक्त तरीके से तैयार की जाती है। स्थानीय ग्रामीण और महिला समूह कमल को इकट्ठा करने, सुखाने, प्रसंस्करण और पैकिंग का काम पारंपरिक तरीकों से करते हैं। विजया शांति लोंगब्राम ने वर्ष 2019 में केवल 10 महिलाओं के साथ इस महिला समूह की शुरुआत की। आज यह पहल कई महिला कारीगरों और बुनकरों को रोजगार दे रही है। यह चाय लोकटक झील के पर्यावरण से भी गहराई से जुड़ी हुई है। लोकटक झील अपनी तैरती हुई फुमदी और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। झील का स्वच्छ वातावरण और प्राकृतिक कमल इस चाय को हल्की फूलों जैसी सुगंध और सुकून देने वाला स्वाद प्रदान करते हैं। लोटस टी के निर्माता मानते हैं कि व्यवसाय का विकास प्रकृति और झील की रक्षा के साथ होना चाहिए। वे यह भी चाहते हैं कि इस चाय के माध्यम से दुनिया पूर्वोत्तर भारत की अनोखी संस्कृति और हस्त निर्मित उत्पादों के बारे में अधिक जाने। आज लोकटक लोटस झील केवल एक स्वास्थ्यवर्धक पेय नहीं रह गई है, यह मणिपुर और पूरे पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक पहचान बनती जा रही है, जो वहाँ के लोगों, उनकी परंपराओं और उनकी मेहनत की कहानी को दुनिया तक पहुँचा रही है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए विशेष शुक्ला।
मत्स्य पालन, पशुपालन और मंत्रालय ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने की। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन भी मौजूद रहे। बैठक में पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों के नेताओं और अधिकारियों ने भाग लिया और इस क्षेत्र में मत्स्य, डेयरी तथा पशुपालन क्षेत्रों के विकास पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मत्स्य तथा जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि के तहत लगभग 32 करोड़ 15 लाख रुपए की मत्स्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा भारत सरकार ने मिजोरम में आधुनिक कोल्ड चेन सुविधाओं से युक्त एक अत्याधुनिक मछली विपणन केंद्र स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत वाला ये केंद्र मछलियों के भंडारण, परिवहन और विपणन को बेहतर बनाएगा तथा राज्य में मत्स्य क्षेत्र की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए और सफल मत्स्य स्टार्टअप तथा सहकारी समितियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, विशेष रूप से ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग में। इससे निर्यात बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए एकीकृत एक्वा पार्क क्लस्टर विकास, बायोफ्लॉक तकनीक और डिजिटल प्रणालियों के उपयोग पर भी बल दिया। बैठक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुउद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों के विस्तार के लिए गांव के स्तर पर आधारभूत सर्वेक्षण की शुरुआत रही। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत बनाना और ग्रामीण डेयरी किसानों की आजीविका में सुधार करना है। इस अवसर पर सुअर पालन में अच्छी पशुपालन पद्धतियां नामक एक पुस्तिका और अफ्रीकी स्वाइन फीवर जागरूकता फिल्म भी प्रदर्शित की गई। पुस्तिका में वैज्ञानिक तरीके से सुअर पालन, रोगों की रोकथाम और आधुनिक प्रबंधन तकनीकों की जानकारी दी गई है। फिल्म के माध्यम से अफ्रीकी स्वाइन फीवर जैसी बीमारी से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर भारत में डेयरी और पशुपालन क्षेत्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने अधिक दूध देने वाले पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और 6 सॉर्टेड सीमेन तकनीक के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। उन्होंने राज्यों से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, टीकाकरण अभियानों और केंद्र सरकार से मिलने वाले धन का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने का आग्रह किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों, बेहतर कोल्ड चेन व्यवस्था और मजबूत बाजार संपर्क की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों को मजबूत बनाने में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका की भी सराहना की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने मुल्को डेयरी का दौरा किया, जहां मिजो कैफे और एफपीओ कार्यालय सह विक्रय केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुल्को गाय के घी को भी लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान की गई और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि भारत सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड पूर्वोत्तर क्षेत्र को डेयरी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की आय तथा जीवन स्तर को सुधारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये पहल पूर्वोत्तर भारत में मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन क्षेत्रों को नई दिशा देने के साथ साथ किसानों के लिए बेहतर रोजगार और आय के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सरफिरोजी। बीते 50 वर्षों से अरुणाचल प्रदेश की जीवन रेखा रही है अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस।
और अरुणाचल प्रदेश की इस परिवहन व्यवस्था को 50 वर्ष पूरे हुए हैं और इस संबंध में अरुणाचल प्रदेश की परिवहन सेवा की उपलब्धि पर हाल ही में गोल्डन जुबली कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम से जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट हमारे सहयोगी मनोज कुमार शर्मा ने ईटानगर से हमें भेजी है। तो आइए इस रिपोर्ट में आप भी सुनिए कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश में एक सुदृढ़ परिवहन सेवा के रूप में अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस लगातार काम करती रही है। अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज APSTS के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तिरप जिले के खोंसा में गोल्डन जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय गोल्डन जुबली समारोह एवं लुक इनटू द फ्यूचर विषय पर कार्यशाला का आयोजन 29 से 31 मई 2026 तक किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गोल्डन जुबली मैराथन के आयोजन के साथ हुई। परिवहन राज्य मंत्री ओजिंग तासिंग ने एडवाइजर परिवहन श्रीमती चाकत आबो, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट GM STS, DC तिरप, SP तिरप, ZPC तिरप तथा विभागीय अधिकारियों के साथ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री ने राज्य एवं क्षेत्र भर से बड़ी संख्या में लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि ये सहभागिता एकता, सहन शक्ति और सामूहिक उत्सव की भावना को दर्शाती है। उन्होंने सभी वर्गों के विजेताओं को बधाई दी तथा कार्यक्रम को यादगार बनाने वाले सभी प्रतिभागियों के उत्साह और दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने APSTS के 50 वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि पिछले 50 दशकों से APSTS लोगों को जोड़ने, संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने तथा विशेष रूप से दूरदराज क्षेत्रों में राज्य के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने भी APSTS को गोल्डन जुबली के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि पिछले 50 वर्षों से APSTS अरुणाचल प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में कार्य कर रहा है, जिसने दूरदराज क्षेत्रों को जोड़ने, समुदायों को करीब लाने तथा राज्य के विकास और प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये उपलब्धि उन सभी ड्राइवरों, कंडक्टरों, मैकेनिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के अथक प्रयासों को समर्पित है, जिन्होंने दशकों से APSTS की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाया है। उप मुख्यमंत्री ने आने वाले वर्षों में सुरक्षित, आधुनिक और जन केंद्रित परिवहन सेवाओं की दिशा में APSTS की निरंतर सफलता की कामना की। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा। श्रोताओं, एक मजबूत और सशक्त लोकतंत्र में जब सुरक्षा बल और नागरिक समाज एक साझेदारी और सहयोग के साथ काम करते हैं तो हम एक सुदृढ़ सुरक्षा को देख पाते हैं। इसी संबंध में हाल ही में अगरतला में एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिक समाज और सुरक्षा बलों के बीच साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो आइए हमारे सहयोगी सुमन भट्टाचार्य की एक रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने इस संगोष्ठी के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। सिंदूर नहीं मिटने देंगे, तिरंगा नहीं झुकने देंगे, अब जुल्म नहीं हमको सहना, मेरे देश का यारो क्या कहना। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने एक बार फिर भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता और रणनीतिक तैयारी को साबित किया है। हाल ही में अगरतला में आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में आज दुनिया के कोई देश भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। सिविल मिलिट्री फ्यूजन शीर्षक से आयोजित इस संगोष्ठी का उद्देश्य नागरिक समाज और सशस्त्र बलों के बीच समन्वय का विश्लेषण करना था। इसका आयोजन राज्य की राजधानी स्थित सर्किट हाउस के निकट अल्फा ऑडिटोरियम में 21 सेक्टर असम राइफल्स द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस प्रशासन और नागरिक समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में उभरती राष्ट्रीय और जन संबंधी चुनौतियों से निपटने में सशस्त्र बलों और नागरिक प्रशासन की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सुरक्षा एजेंसियों और आम नागरिकों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण
सक्सेसफुल हो गया है। I told him that our military capability has been understood not through loud declarations but through quite undeniable strength. Our military power does not need any publicity. It speaks through action. Today, many nations across the globe consult our country for their military needs, a testament to the trust and technical competence we have done. संगोष्ठी में त्रिपुरा के गृह सचिव अभिषेक सिंह, पुलिस महानिदेशक अनुराग, भारतीय सेना के 73 माउंटेन बटालियन के वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर धीरज कुमार सिंह, असम राइफल्स के कमांडर ब्रिगेडियर निशांत चंदेल तथा त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक आलोक कुमार चक्रवर्ती ने राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, साइबर खतरों, आपदा प्रबंधन तथा नागरिक समाज और सुरक्षा बलों के बीच समन्वय जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। त्रिपुरा में बीएसएफ के महानिर्देशक आलोक कुमार चक्रवर्ती ने पड़ोसी देशों के साथ बदलते संबंधों के संदर्भ में सीमा प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले गांव के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कौशल विकास और जनसंपर्क कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। Different, the climate is different, and the operational conditions are different. In West, it's a more military type of operation. In East, it is more police type of operation, with our hands tied towards our back. So that is the variety of terrain, climate, and operations in which this force works, which maybe in the world no other force is working today. पुलिस महानिदेशक अनुराग ने पहचान आधारित राजनीति, सीमा पर मानव तस्करी और डिजिटल खतरों जैसी उभरती चुनौतियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि त्रिपुरा में वर्तमान में देश में दूसरा सबसे कम अपराध दर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक तरीकों और आधुनिक निगरानी प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है। Usually we call law and order as a situation which is characterized by respect for and obedience to the law. That's how population is respecting and obeying law of the land. That characterizes the law and order. And maintenance of law and order is one of the most important responsibility of any government. ब्रिगेडियर धीरज कुमार सिंह ने राष्ट्र निर्माण, सीमावर्ती क्षेत्र के विकास और आपदा प्रबंधन के पूर्व सैनिकों तथा युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा सैन्य नागरिक समन्वय का एक आदर्श मॉडल बन सकता है, जहां नागरिकों और सुरक्षा बलों के बीच सहयोग विकास और सुरक्षा दोनों को मजबूत करेगा। A model case for all the states in our nation to follow as far as military civil fusion is concerned. How we can do it and cover it in the subsequent slides. Indian states, if you read the statement from Prime Minister Modi, security is the foundation of development. संगोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने अपने क्षेत्रीय अनुभव भी साझा किए। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता, साइबर अपराधों को रोकथाम और नागरिक तथा सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के उपाय पर चर्चा की। संगोष्ठी का समापन राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा क्षेत्रों की स्थिरता और त्रिपुरा की समावेशी विकास के लिए नागरिक समाज और सुरक्षा बलों के बीच और अधिक मजबूत सहयोग के सामूहिक आह्वान के साथ हुआ। पूर्वोत्तर डायरी के लिए सुमन भट्टाचार्य, आकाशवाणी আগরতলা। महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ কত যুগ ধরি আহিছে প্রকাশী সমন্বয়ৰ অৰ্থ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহামিলনৰ তীৰ্থ কত যুগ ধৰি আহিছে প্ৰকাশী সমন্বয়ৰ অৰ্থ মহাবাহু ब्रह्मपुत्र। श्रोताओं, उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक लगातार पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। दूर कन्न कुबजरे परा बार भूया आहिसिले
সেই বংশতে শংকৰ দেউ ইয়াতে জন্মিলে। हर सप्ताह हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे। पूर्वोत्तर डायरी के इस कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के साथ हमसे जुड़े रहिए और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे रविवार को। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को इजाजत दीजिए। नमस्कार। মরুর দেশরে আজান ফকিরে মধুর জিকির রসিলে দিল্লির দিলোয়ারে আহি হস্তি পুথি আঁকিলে পঞ্চ নদীর তেগ বাহাদুরে ধর্মর সেতু গঢ়িলে সমন্বয়ৰ দেখুৱালে কত প্ৰকাশ স্ফূৰ্ত মহাবাহু ब्रह्मपुत्र। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम